हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो इसमें बाबा देखना, सबसे पहले ये थोड़ा टाइपिस्ट इरर किया है, यहाँ एस होगा, ठीक है, क्रॉस। ठीक, चलिए। और ये क्या हो रहा है भाई? चलिए, क्रॉस पोलिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्वाति प्रिया, हेलो सर, हेलो स्वाति। चलिए, जो भी बच्चे हैं सबसे पहले फटाफट से एक एक हाय हेलो कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी क्लास लेते हैं तो मेरे मन में ये सेट होना चाहिए कि कौन कौन से बच्चे अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, ताकि उसके बाद पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग हो जाता है। ये सब बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं है बच्चों। तो हम लोग परागन पिछला चैप्टर में पढ़े थे, और परागन देखे थे, 3 प्रकार का था। स्वपरागन, स्वजात परागन और परपरागन, जिसमें हम लोग स्वपरागन को लगभग देख लिए थे। अभी आज आज हम लोग परपरागन, ठीक है, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी भी इसको बोलते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से, जितने बच्चे लाइव में भी जुड़े हुए हैं, मैंने आपको एक बात कहा कि सबसे पहले आप लोग हाय लिखिए कमेंट में, ताकि हम देख लो। एक हाय लिखने से पहले गायब हो गया, वाह वाह। चलिए, कोई बात नहीं है, आप हाय के बदले बाय कर दिए। चलिए, ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं परपरागन, ठीक है। चलिए, इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति, इस पे ध्यान देना, अपने ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, ठीक है, परपरागन कहते हैं। आप देख रहे होंगे इस फिगर में बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, एक ये पुष्प है और एक ये पुष्प है। ये पुष्प सेम जाति के तो हैं, लेकिन ठीक है, ये अलग पौधे के हैं और ये अलग पौधे, पौधे दोनों अलग हैं लेकिन जाति सेम है। अब देखिएगा, यहां से जो परागकण निकला, निकलने के बाद इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा, अर्थात ये दोनों सेम जाति के होने के बावजूद भी अलग अलग पुष्प हैं। तो इस प्रकार से जो परागन होता है उसको क्या बोलते हैं? परपरागन। चलिए, मंकेश गौतम, हाय सर, बहुत दिन के बाद आज लाइव क्लास में आप दर्शन दे रहे हैं मंकेश, ठीक है। कहाँ घूमने गए थे आप? तो बच्चा कंटिन्यू बनाए रखो, ठीक है। इसी प्रकार से जब लाइव क्लास से जुड़ो, एक हाय सर जरूर लिखो, ठीक है। चलो, स्वाति, मंकेश और जो भी बच्चे हैं, चलिए, तो ध्यान देना बाबा। इसमें क्या बताया हमने कि जब परागकण परागकोश से निकलकर अपने ही जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे परपरागन कहते हैं। और इस परपरागन में आप बच्चा कुछ देख रहे होंगे, आप लोग क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं ये छोटे से कीट को, दिखने में यह हनी भी मधुमक्खी जैसा है। अर्थात याद रखना, परपरागन के लिए बच्चों परागणकर्ता की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कारक भी बोलते हैं। अर्थात यहाँ के परागकण यहाँ आएंगे, हो सकता है इनकी दूरी कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, ठीक है। बगल में ही दोनों पादप हो सकते हैं या कुछ दूरी पर भी हो सकते हैं। अर्थात उनके परागकण को, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, परागणकर्ता अर्थात कारक का सहयोग लिया जाता है। अब ध्यान देना बच्चों, इस कारक में आपका जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, ठीक है, चमगादड़ भी हो सकता है, ठीक, कीट भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, ठीक है, ईटीसी और सारे हैं, पढ़ेंगे आराम से। तो ध्यान देना कि परपरागन के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? परागणकर्ता अर्थात कारक की। अब बात ये करते हैं, यहां देखिए लिखा हुआ भी है, परपरागन के लिए कारक की आवश्यकता होती है। चलिए, जिसमें हम लोग क्या किए, एक एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे सही तरीका से, ठीक है, कैसे इसको लिखना है।
याद रखना कारक हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक वो आपका होगा अजैविक कारक, ठीक है, अजैविक कारक। दूसरा आपका होगा जैविक कारक। ध्यान देना, परागण के लिए कितने प्रकार के कारक हो गए? दो गो बच्चा, एगो जैविक आपका होगा और जैविक होगा, दूसरा क्या होगा? ठीक है, जैविक, जैविक कारक। चलिए, तो ध्यान देना, अजैविक कारक में आपका या तो बवा जल हो सकता है, नहीं तो वायु। अर्थात हम कह सकते हैं जो अजैविक कारक है, अजैविक कारक में जल और वायु, जबकि जैविक कारक में बच्चों आता है जंतु। ठीक है, अब ध्यान देना, जंतु के अंतर्गत कीट भी हो सकता है, चमगादड़ भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आराम से पहले समझो तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, ठीक है, हम लोग ये देखें कि पर परागण के लिए परागकण को कुछ दूरी तय करनी पड़ती है। उस दूरी को तय करने के लिए बच्चों इनको परागणकर्ता की आवश्यकता होती है, जिसे हम कारक भी बोल सकते हैं। इस कारक में आप देख सकते हैं जल लिखे हैं, वायु लिखे हैं, चमगादड़, कीट, पक्षी। ठीक है, अब देखना, इसी को जब हम लोग थोड़ा इस प्रकार से लिखे हैं, कहाँ गया, तो देखना, तो कारक को कितने भाग में बांटे हैं बच्चों? दो भाग में। एक कौन? अजैविक कारक, दूसरा कौन था? जैविक कारक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, अजैविक का मतलब होता है निर्जीव, जो सजीव नहीं हो। ठीक है, निर्जीव हो। तो निर्जीव में क्या देखिएगा, आपका जल होगा, वायु होगा। जब जैविक में आएंगे तो बच्चों क्या होगा? जंतु। अब इस जंतु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ध्यान देना। ठीक, जंतु के अंतर्गत आपके आ जाएंगे कीट, ठीक, उसके बाद पक्षी, ठीक, उसके बाद आ जाइए चमगादड़, जो पहले लिखे भी थे, मानव, ठीक है, सांप। इस प्रकार से बउआ जो भी जंतु परागण में भाग लेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? जंतु के अंतर्गत आएंगे, जैविक कारक कहलाएंगे। अब ध्यान देना, जल परागण को बच्चों हम लोग इंग्लिश में हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। ठीक, वायु परागण को बोलते हैं एनेमोफिली। ये सब याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, एनेमोफिली। ठीक, और यहां देखना, जंतु परागण को हम लोग बोलते हैं जूफिली। ठीक है, याद रखना, ये सभी क्वेश्चन बच्चों एक ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए जल परागण को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको मिलेगा, उसमें आपको हाइड्रोफिली भी देखने के लिए मिलेगा। वायु परागण को क्या कहते हैं, फिर चार ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको एक एनेमोफिली भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जंतु परागण को क्या कहते हैं, उसमें आपको चार ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है उसमें एक जूफिली होगा। इस प्रकार से इसको भूलना नहीं है। जो जो हम जिस प्रकार के परागण पे जाएंगे उसका, ठीक है, इंग्लिश में नाम बताते चलेंगे। याद रखना, जल परागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। और वायु परागण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनेमोफिली। और जंतु परागण को क्या बोलेंगे बच्चों? जूफिली। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, लिखना भी है सर। चलिए मंकेश गौतम, आपको लिखना नहीं है, आप सेकेंड चैप्टर का जब आप जाइएगा ऐप पे तो आपको प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर आपका जो लेक्चर वाइज असाइनमेंट भी आपको डाल रहे हैं, जिसमें आपका मेरा नोट्स भी होता है, और जो ये वोड वर्क है, ये वोड वर्क भी उस टॉपिक वाइज वहाँ एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो बाकी बात फर्स्ट चैप्टर में कुछ त्रुटि है असाइनमेंट को लेके, वो भी समय मिलेगा तो कर देंगे, लेकिन सेकेंड चैप्टर से पूरा एकदम प्रॉपर काम हो रहा है। ठीक, ये आप लोग देख रहे हैं जो हम लिखे हैं, इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट या फिर जिस प्रकार से हो इसका फोटो आपके पीडीएफ के साथ डाल दिया जाएगा। अभी आप नोट नहीं करें, खाली समझे इस बात को। ठीक है, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अभी जो दो बात बताए हैं, एक आप देख सकते हैं, इसमें जो चर्चा किए हैं, इसमें यदि कोई डाउट है तो बताना।
सेकेंड देखना, इसमें अभी जो हम कारक लिखे हैं अजैविक कारक और जैविक कारक, तो अजैविक में दो को बताए, जल और वायु, जबकि जैविक में एक जंतु। जंतु के अंतर्गत फिर बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, पहले इतना को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जल परागन को हाइड्रोफिली बोलते हैं, वायु परागन को एनेमोफिली बोलते हैं, और जंतु परागन को जूफिली बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ। चलिए आप स्वाति लिख रहे हैं, चलिए लिख लीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए लिखते चलिएगा, तो हो सकता है इससे बढ़िया आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग चलते हैं अजैविक कारक में जल परागन या वायु परागन। ठीक है, आओ ध्यान दो। तो चलिए इसमें देखना, अजैविक कारक एबायोटिक फैक्टर, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वायु परागन, जिसको हम लोग क्या बोले थे, एनेमोफिली। अब देखना इसका जो परागन की परिभाषा है ना बुआ, जो परागन की परिभाषा आप लोग याद किए हैं, उसी परिभाषा में थोड़ा बहुत ही कुछ शब्द को जोड़ना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग परागन की परिभाषा निकल जाता है। अब देखिएगा ये क्या है, वायु परागन। देखिएगा, जब परागकण वायु के माध्यम से अपने ही जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया को क्या बोलते हैं, वायु परागन। अर्थात वायु के द्वारा जब परागकण अपने ही जाति के, ठीक है, पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, अर्थात कारक के रूप में वायु है, तो वायु परागन। ठीक है, चलो अब आते हैं, इसका एग्जाम्पल देखना, घास है। घास में याद रखना, इसी एग्जाम्पल से याद रखना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए तो याद रखना, घास में कौन सा परागन होता है, वायु परागन दे देगा, या थोड़ा सा ट्विस्ट डालेगा तो एनेमोफिली डाल देगा। ठीक है, या फिर विंड पॉलिनेशन। एक बात और याद रखना, वायु परागन को बच्चों विंड पॉलिनेशन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, याद रखना, वायु परागन, विंड पॉलिनेशन या तो एनेमोफिली। राइट, चलिए घास में होगा, मक्का में होगा, बांस में होगा, नारियल में होगा, खजूर में और भांग में। सिर्फ इतना ही यदि आप ऑप्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे पादप हैं जिनमें वायु परागन होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी से इतने ही एग्जाम्पल हैं, इसीलिए क्वेश्चन जो बनेंगे इसी से बनेंगे, इसके अलावा ठीक है अलग जो एग्जाम्पल है उससे नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें हम लोग मक्का पे चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, मक्का पे थोड़ा डिटेल्स करेंगे, बाकी बाद एग्जाम्पल याद रखना। उदाहरण में घास में वायु परागन, मक्का में वायु परागन, बांस में वायु परागन, नारियल में वायु परागन, खजूर और भांग। अब अगला पॉइंट जो बच्चों आता है, वायु परागन की विशेषता। ठीक है, या विशेषताएं। सबसे पहले याद रखना, इसमें जो वायु द्वारा परागित पुष्प, किसके द्वारा, वायु द्वारा परागित पुष्प छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे। ध्यान देना, रंगहीन, सुगंधहीन तथा मकरंदहीन होता है। अर्थात याद रखना बच्चों, जिस पे कोई कीट नहीं जाएगा, अर्थात वो डिपेंड है वायु पर। ठीक है, हमारे कीट को आकर्षित करने के लिए रंग चाहिए, सुगंध चाहिए और मकरंद चाहिए, तभी कीट जाएगा, ऐसे कीट नहीं जाएगा। जब वायु परागन की बात हो रही है तो ध्यान देना, तो पुष्प क्या होंगे, छोटे। सर ये पुष्प छोटे क्यों होंगे, क्योंकि ध्यान देना बच्चों, अब ये इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि इनको आकर्षक बनना नहीं है, क्योंकि इन पे कीट आने वाले हैं नहीं, तो बड़ा बन के काहे पादप अपना ऊर्जा समाप्त करेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये बच्चों जब हौला होंगे तभी ना वायु के झरोका से जब ये झूलेंगे, डोलेंगे, तभी इनका परागकण क्या होगा, वहां से रिलीज होगा, है कि नहीं है। छोटे होंगे तभी ना हवा का जो झरोका आएगा इसको आराम से हिला पाएगा। यदि भारी भरकम पुष्प होगा, यदि थोड़ा बहुत हवा का झोंका आएगा वो हिलेगा भी नहीं, परागकण गिरेगा कैसे। ठीक है, ये छोटे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वायु के जो झरोखे होते हैं, वायु का जो हवा, ठीक है, उसके झरोके से ये आराम से डोल सके, परागकण को रिलीज कर सके। रंगहीन होते हैं क्योंकि बच्चों इनको आशा नहीं है कि कोई कीट आएंगे, जब कोई नहीं आएंगे तो किसके लिए सज सबर के रहना। अर्थात क्यों ये रंगहीन होंगे, क्यों रंगीन होंगे, इसलिए रंगहीन है। इन पर भी कीट नहीं आएगा, क्यों, ये
सुगंध को रखे, इसलिए ये सुगंधहीन होते हैं। और इन पे जब कीट आने वाला है ही नहीं, ये भोजन बना के क्यों रखेंगे, अर्थात मकरंदहीन होते हैं। याद रखना इस बात को, वायु परागित पुष्प छोटे, रंगहीन, सुगंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। इस सब की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, चलो अब यहां देखना, परागकण छोटे छोटे होंगे तभी ना बाबा फुरफुर उड़ेंगे। अब मोटे क्या होते हैं, थुल थुल चलते हैं, छोटे फुरफुर उड़ते हैं। इनको हवा में उड़ना है, हवा इसको ले जाएगा। छोटा रहेगा तब उड़ा के ले जाएगा, अब मोटा रहेगा, भारी भरकम रहेगा तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा। इसीलिए याद रखना, पुष्प भी छोटा, परागकण भी छोटा। परागकण हल्के होते हैं, जब बाबा हल्के होंगे तब ना हवा में सरवाइव करेंगे, उड़ेंगे। ठीक है। दूसरा शुष्क, इस पे ध्यान देना, ये क्या होते हैं, शुष्क, रूखा रूखा होते हैं। तथा परागकणों की संख्या अत्यधिक होती है, क्योंकि वायु परागण में अनेक परागकण क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि देखना बच्चों, ये हवा पे डिपेंड है, हवा चलेगी तब ये उड़ेंगे, उड़ने के बाद वर्तिकाग्र तक इनको पहुंचना है। हवा नहीं चला तो नहीं चलेंगे। और चलने के बाद क्या संभावना है कि बताइए, वहां से परागकण निकला और जाए उसी वर्तिकाग्र पे जाके बैठेगा, उसके अगल बगल भी गिर सकता है, उससे दूर भी गिर सकता है, या जिस पौधा का परागकण है अपने नजदीक में भी गिर सकता है। ठीक है। इसीलिए ये करोड़ों में बनाते हैं कि बउआरे एक न एक परागकण को तो वहां तक पहुंचा देंगे, टारगेट तक क्या कर देंगे, पहुंचा ही देंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंचा ही देना है। इसीलिए ये अधिक संख्या में परागकणों को बनाते हैं, क्योंकि इनका परागकण, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की संभावना कम होती है, इसीलिए अधिक मात्रा में बनाते हैं। और इनका अनेक परागकण व्यर्थ भी हो जाता है। यदि वो कोई ले जाने वाला है, उम्मीद रहता है चलो वहां तक पहुंचा दिया जाएगा, इसमें वायु पे डिपेंड है, तो वायु का हवा मान लो कि चला स्पीड में, परागकण लेके धीमी हो गया, रास्ते में ही गिर गया। ठीक है। तो याद रखना, परागकण छोटे, हल्के, शुष्क तथा परागकणों की संख्या अत्यधिक होती है बच्चों, क्योंकि वायु परागण में अनेक परागकण क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। इसमें सिर्फ ये समझना है बच्चों कि इसको फीलिंग के साथ, ये एक पुष्प यहाँ और एक पुष्प, ये अलग अलग पादप हैं एक ही जाति के। अब यहाँ का परागकण की संभावना होती है, इसके ऊपर आना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये इतना सारा बना ही होता है परागकण, एक न एक इस पर पहुंच ही जाता है। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अब आइए, इस पे विशेष रूप से ध्यान देना, वर्तिका लंबी तथा वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। ठीक है, इस पे ध्यान देना। जो इसका ये वर्तिका है बउआ, ये वर्तिका क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है। और वर्तिकाग्र क्या होगी, चिपचिपा होगा। सर चिपचिपा होगा। सबसे पहले समझो, वर्तिकाग्र लंबा इसलिए होता है कि यदि हवा के झरोका से परागकण आ रहा है, ये टावर निकला हुआ रहेगा, ताकि परागकण इससे क्या हो, अटैच हो सके, इस तक पहुंच सके। इसीलिए याद रखना, जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनके जो वर्तिका होते हैं वो लंबी होती है। ठीक है। पुष्प से, बाह्य दलपुंज से या दलपुंज से बाहर निकला हुआ रहता है, ताकि परागकण को कैच कर सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये चिपचिपा होता है। क्या होता है, चिपचिपा। अर्थात ज्यों ही परागकण इसके संपर्क में आएंगे, इसके संपर्क में आएंगे, ठीक है, और चिपचिपा होने के कारण, ठीक है, ये क्या करते हैं, परागकण को अपने ऊपर चिपका लेते हैं, और ये रूखा रूखा परागकण इस पे आसानी से चिपक भी जाते हैं। और चिपकने के बाद उस परागकण को ये छोड़ते नहीं है हवा के झरोखा से। अब देखना, हवा के झरोखा से परागकोश से परागकण निकल गया, यदि यहाँ आएगा और ये चिपचिपा नहीं होगा तो यहाँ से उड़ के दूसरे जगह जा सकता है। इसलिए यहाँ आने के बाद ये यहाँ से नहीं जाए, इसलिए परागकोश वर्तिकाग्र क्या होता है बच्चों, चिपचिपा होता है। तो तीन बात याद रखना। ठीक। वायु द्वारा परागित पुष्प छोटे, रंगहीन, सुगंधहीन, मकरंदहीन होते हैं। परागकण छोटे, हल्के, शुष्क तथा परागकणों की संख्या अधिक होती है। और इस पॉइंट भी याद रखना, वर्तिकाग्र लंबी तथा वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। ठीक। चलो,
थोड़ा जूम कर दे मंकेश। ओके बउआ, जूम कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब देख लो मंकेश, अब ठीक है। इसमें देख रहा हूं कुछ ऐसे भी कलर मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपको हो सकता है सही से ना दिखे। अच्छा एक बात बताओ मंकेश, ये जो आप देखो चीर जो लिखे हैं, ये चीर वाला जो कलर है क्या आपको सही से दिख रहा है कि इस कलर को हम अपने पीपीटी में नहीं डाले तो बढ़िया है? क्या नीचे वाला लाइन जो नोट आप देख रहे हैं, ये नोट वाला कलर क्या आपके फोन में सही से दिख रहा है? यदि कहीं आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो मैं इस कलर को यूज नहीं करूंगा, ठीक है? ऐसे हमको तो लग रहा है कुछ डाउट है। क्या आपको ये कलर सही से दिख रहा है, नीचे वाला नोट वाला चीर मतलब पाइनस में पंखदार परागकण होते हैं, क्या ये चीज आपको सही से दिख रहा है? नहीं दिक्कत है। चलिए स्वाति, बहुत बढ़िया, आप बता रहे हैं कि नहीं दिख रहा है सही से, कोई बात नहीं बच्चों। अब हम ध्यान रखेंगे, इस कलर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है? अगले क्लास से ये बिल्कुल कलर नहीं होगा। बाकी इस वाक्य को मैं सेंटेंस को बोलूंगा, आप लोग सुनना, यदि लिख रहे हो तो लिख भी लेना, ठीक है? चलो ध्यान देना बाबा, ये चीर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइनस, क्या बोलते हैं? पाइनस। तो ये चीर या पाइनस में जो परागकण होते हैं ये क्या होते हैं? पंखदार होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मजेदार होता है। क्या होते हैं? पंखदार। बात समझ रहे हैं? चीर के जो परागकण होते हैं क्या होते हैं? पंखदार। अर्थात याद रखना कि चीर में, यहां देखना जो एग्जाम्पल दिए थे इसमें बच्चों चीर कहीं नहीं था, यहाँ चीर है, पाइनस है, तो याद रखना चीर में कौन सा परागन होगा? वायु परागन होगा। और चीर में क्या होते हैं? पंखदार होते हैं। अब थोड़ा देखना ये किस प्रकार से पंखदार होते हैं, ठीक है? ये जैसे मान लो परागकण है, ये परागकण है, इसमें बस इस प्रकार से, एक मिनट, परागकण का जो बाहरी परत होता है ना, एक पतली झिल्ली की जैसे, जैसे ये निकला हुआ रहता है, ठीक है, अटैच रहता है, इसी झिल्ली को पंख कहते हैं, ठीक है? या पंख लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको पंखदार भी बोलते हैं, ठीक है? ये मान लो चीर का पराग कण है, और ये परागकण में चीर के जो बाहरी परागकण का जो बाहरी, ठीक है, सतह होती है वही थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, और ये दिखने में पंख जैसा दिखता है, इसीलिए इसके परागकण में एक शब्द ही जोड़ दिया गया कि जो चीर का परागकण होता है वो क्या होते हैं? पंखदार होते हैं। चलो देखो स्वाति, ध्यान से देखने पर बिल्कुल सही है, क्यों इतना फोकस करना? अगला बार से डालना ही नहीं है इस कलर को, याद रखेंगे हम, ठीक है? और याद रखना ये किसका चित्र है? ये चित्र है चीर के परागकण का। किसका? चीर का जो क्या है? चीर का परागकण, ठीक? चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। और याद रखना आपसे ये 2 नंबर लघु उत्तरीय जो प्रश्न बनते हैं बच्चों, यही सब प्रश्न देंगे लघु उत्तरीय में। मान लो वायु परागित पुष्प की विशेषता बताइए, बस यही 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख देना है, ठीक है? यही सब सवाल पूछता है अक्सर, ठीक? चलो देखो, नोट वाला जो है वो तो आपको जो दिए हैं उसका तो फेयर आप बना ही लेना, और ये जो अभी हम बता रहे हैं ये भी यदि लिख रहे हो तो एक काम करना कि तुम लोग को जो नोट्स देंगे वो नोट्स और ये तुम कॉपी में जो लिख रहे हो इस दोनों को मिला के अपने से एक नोट्स बना लेना, ठीक है? ऐसे हम तो अब जो क्लास अभी आपका ले रहे हैं, तो ये सब जो समझाए हैं बताएं, जैसे देख लो अभी मैंने इसको बताया, ठीक है? आप देखिएगा आपके जो पीडीएफ डालेंगे उसमें ये भी रहेगा, और थोड़ा भी बात जो लिखते रहते हैं आप नोट करते रहते हैं,
आप उस चीज को अपने जो एक नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कैसे करना पहले फिर से सुन लो। जो मेरा पीडीएफ है उसको भी लिखो, और उसमें देखना जब पीडीएफ हम लोग ये सब पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं, उसमें तुमको एक्स्ट्रा कुछ लिखना है क्लास वाला अभी का, उसको भी ऐड कर लेना। दोनों को ऐड करके आराम से एक नोट बना लेना, ठीक है। नोट बना के बिल्कुल रखना, बिल्कुल हमेशा। ये नहीं कि ऐप में ये है एग्जाम दे देंगे बात खत्म है, ठीक है। ये आपको भविष्य में कभी भी काम दे सकता है, इसलिए अपना से लिखा हुआ नोट ही आदमी को पढ़ने में रिवाइज करने में आसान लगता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये जो नोट्स हैं अपने से जब तक नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ाने में मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। डेली बनाते हैं, डेली बना के लाना पड़ता है, ठीक है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ मंकेश। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो बताओ। चलिए, तो तुम लोग से एक सवाल है, फटाफट से बताओ, ठीक। जो हम लोग अभी तुरंत पढ़े क्लास में, क्या बात आप याद रखते हैं कि भूल जाते हैं? अजैविक कारक कितने एग्जाम्पल आपको बताए थे, फटाफट से बताओ। अजैविक कारक के कितने एग्जाम्पल बताए थे? 2 बताए थे, दोनों का नाम फटाफट से लिखो। अजैविक कारक के 2, ठीक। जल, स्वाति जल, एक और बताओ। वायु, बहुत बढ़िया। जिसमें हमने क्या पढ़ लिया अभी? 2 नंबर में कमेंट जो किया वायु, इसको पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ना है? जल। जल पढ़ लेंगे, इसका मतलब अजैविक कारक का काम खत्म, ठीक है। चलिए, आराम से समझ समझ के पढ़ना है। बहुत बढ़िया। अजैविक कारक 2 था सर, जल था और वायु था। तो वायु हम लोग पढ़ लिया, अब आते हैं जल पे। 1 मिनट, इससे पहले वो बात वो देख लेना। तनी तनी मक्का पर बोले थे चर्चा करेंगे, थोड़ा मक्का पे देख लो। कुछ ऐसे बुक है प्राइवेट जिसमें मक्का के बारे में दिया हुआ है। चलो आराम से। तो सबसे पहले आप लोग जो लाइव क्लास में प्रेजेंट है बताना, मक्का एक लिंगी है कि द्विलिंगी पादप है? मक्का एक लिंगी है, द्विलिंगी है? जो बच्चे लाइव क्लास में बताना, ये जो मक्का है ये द्विलिंगी पादप है कि एक लिंगी पादप है? चलो, स्वाति बता रही है द्विलिंगी। मंकेश और अदर बच्चे जो भी हैं बताइए। मंकेश द्विलिंगी, ठीक है। चलिए, स्वाति प्रिया द्विलिंगी, ठीक है। आप द्वि लिखे तो समझ गए थे, आप द्विलिंगी ही बता रहे हैं। और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, बताओ, ठीक है। स्वाति है, मंकेश, गौतम है, और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो, जब सवाल करे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं जवाब दो, गलत सही बात की बात है, ठीक है। अब लग रहा होगा एक बच्चे ऐसे हैं कि जवाब नहीं दे रहे, कौन है नहीं हमको पता तो है नहीं, कि गलत दे देंगे सही दे देंगे, ठीक है। देखिए, ऑफलाइन क्लास, सॉरी, ये रिकॉर्डेड क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। इसलिए हम लोग जो यूट्यूब पे क्लास ऑनलाइन ले रहे थे, और आपको बताए भी थे कि यूट्यूब पे ही लेंगे, लेकिन बाद में हम लोग का मीटिंग हुआ कि नहीं चलो ऐप पर ही लेते हैं, क्योंकि अभी आप प्रॉपर कुछ बच्चे जो पैसे खर्च किए हैं वो जुड़े हुए हैं, उसमें अदर बच्चे भी जुड़ जाते हैं, कमेंट करते रहते हैं, बहुत सारी बात है, उनका कमेंट पे जवाब देना। अब बताओ कि अदर बच्चे को मैं क्यों जवाब दूं, अदर बच्चे को मैं क्यों कोई दिक्कत को समझाऊं? पैसा आपसे लिए तो आपको समझाना है, ठीक है। इसीलिए यदि आप लोग उधर से जवाब देते रहोगे, जितने लाइव में पूछते रहेंगे, तो एक पढ़ाने का आनंद कुछ और आएगा, आप भी सीखिएगा और हमें भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। जानते हैं, जब देखते होंगे आप लोग, जाते होंगे कहीं मेला उला में और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होता है, तो जो गाने वाले होते हैं बच्चों क्या करते हैं, गाने से पहले कहते हैं ताली बजाओ, ठीक है। डायलॉग मार मार के जनता को उत्साहित करते हैं, ताली बजाइए, आप ताली बजाते रहिएगा, हम उत्साहित होते रहेंगे, हम गाना गाते रहेंगे। इसीलिए बच्चों आप लोग कमेंट करते रहते हैं तो हम भी उत्साहित होते रहते हैं। ये सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए जब भी कोई सवाल पूछे, गलत सही बात की बात है, जवाब दो,
ठीक है, तब जाके यहाँ स्टेज प्रोग्राम होते रहेगा। ताली बंद, सॉरी, जवाब देना बंद कर देगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मक्का के बारे में बताए से बच्चे बताए, दुलिंगी सर बहुत बढ़िया, दुलिंगी होता है पादप। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप देखते हुए कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता होगा मक्का में। ये इसी प्रकार से देखने के लिए मिलता है। चलो, आप लोग उतना जवाब दिए, बहुत बढ़िया लगा, फिर से जवाब दीजिए। ठीक है, ये जो है एक नंबर जो लिखे हैं, ये पुष्प, ये मक्का का नर भाग है कि मादा? आपको जवाब देना एक लिख के, ये नर है कि मादा। और ये वाले जो भाग आप देख रहे हैं, ठीक है, चलो, ये वाले जो भाग आप दिख रहे हैं इसको बोले हम 2 नंबर। आपको 2 नंबर लिख के जवाब देना है, अर्थात ये नर है कि ये नर है, ये मादा है कि ये मादा है, कंफर्म करके लिखना है। ठीक है, चलिए, नहीं बताएंगे कौन है सर, नहीं बताएंगे कौन, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, इनके हाथ में खुजली होगा, जो ताली नहीं बजाते, नहीं कहता है वो लोग, जो ताली नहीं बजाएगा खुजली हो जाएगा। ठीक है, मेरा जवाब भी जो नहीं देगा उसको खुजली हो जाएगा। ठीक है, एक बोले हैं मादा, चलिए 1 नंबर में क्या होगा? मादा, बहुत बढ़िया। इसका ये मादा हो गया तो ये क्या हो गया? नर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पे होते हैं परागकण। और एक बात आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम बता देते हैं, मक्का का जो परागकण होता है बच्चों, मात्र 30 मिनट के लिए एक्टिव होता है। कितना मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। इस 30 मिनट के अंदर इनके ऊपर जो परागकण होता है इनका, यदि ये इस नर के, सॉरी मादा के, ये जो बाल जैसी संरचना होती है इस पे आ जाते हैं तो परागन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कितने देर के लिए, याद रखना, मक्का का जो परागकण होता है कितने समय के लिए ये स्वक्रिया होते हैं? तो मात्र 30 मिनट के लिए ही होता है। इसीलिए देखिए बहुत सारे 50 लाख लगभग इसका परागकण होता है। 50 लाख ने बच्चों, लगभग 5 लाख 3 लाख के बीच में इस पे परागकण होते हैं, जो मात्र 30 मिनट के लिए एक्टिव है। उस 30 मिनट के अंदर यदि इनके ये बाल जैसी संरचना इस पर यदि आए, परागन हुआ तो ठीक, यदि परागन नहीं हुआ तो ये सारे परागकण जो हैं वो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। और इस परागकण को हम लोग अपने भाषा में धनसी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात याद रखना, मक्का द्विलिंगी पुष्प है, जिसको लोग हम लोग बाबा ओरहा कहते हैं, बाइल कहते हैं। उसके ऊपर जो मोछ देखते होंगे, ये बाइल वाला भाग मादा कहलाता है, ऊपर वाला जो भाग आप पीला पीला दिखते होंगे वो नर कहलाता है। इसमें परागकण होते हैं जो 30 मिनट के लिए ही सक्रिय होते हैं। उसी समय के अंतर्गत यदि इस मोछ वाले अर्थात बाल वाले भाग पर आएंगे, ठीक है, ये इनका वर्तिकाग्र होता है, इस पे आएंगे तो फिर निषेचन, सॉरी, परागन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, राजकुमार, नाम कितना अच्छा है, राजकुमार। ए लगा दो तो राजा कुमार, हमसे मिलता जुलता नाम हो जाएगा। चलिए, हमारे बड़े भाई जी का नाम भी है राजकुमार, तब नाम कितना अच्छा रखे हैं। ठीक है, तब राजकुमार भैया क्या होते हैं? राजा का बेटा पहले राजकुमार कहलाता था, है? वो तो भाई पूरा एकदम डरपोक नहीं होते थे। आप कैसे इतना लेट जवाब दे रहे हैं? फटाफट से जवाब दिया कीजिए, उत्साहित रहिए। ठीक है, कोई बोलेगा यहाँ? खाली सही से जो सवाल का जवाब करे वो दीजिए, ठीक है, बाकी बात कोई नहीं। चलो आओ, अब जल परागन को हम लोग आराम से देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखना, जब परागकण परागकोश से निकलकर
जल के माध्यम से अपने ही जाति के पुष्प के वर्ती काग्र तक स्थानांतरण की क्रिया को जल परागण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल रखना बेलिस नेरिया, जिसका फिगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले याद रखना कि जलीय पौधा में जल परागण होगा। किस पौधे में बच्चों? जलीय पौधा में जल परागण, ये याद रखना। दूसरा बात ये भी याद रखना, क्या सभी जलीय पौधा में जल परागण होगा? नहीं सर, सभी जलीय पौधा में जल परागण नहीं होगा। फिर से समझना, जलीय पौधा में जल परागण होगा। ठीक है, जलीय पौधा में क्या होगा? जल परागण होगा। ठीक है, जल में, रुक जाओ एक मिनट, याद रखना बच्चों, जलीय पौधा में जल परागण होगा। ठीक है, परागण होगा। ठीक, ध्यान देना, होगा। ये क्या होता है? परागण होगा। ठीक है, अब बताओ क्या सभी, यहां देखना दूसरा पॉइंट, तो यहां लिख सकते क्या या सभी जलीय पादप में जल परागण होता है। याद रखना, एक नंबर वाला स्टेटमेंट सही है कि जलीय पौधा में जल परागण होगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि सभी जलीय पौधा में जल परागण होगा, यह संभव नहीं है। ठीक है, चलो, आदमी मांस खाते हैं, ऐसे समझना, आदमी मांस खाते हैं। ठीक, क्या सभी आदमी मांस खाते हैं? नहीं। यहां से समझ लो, ये एग्जांपल सटीक बैठेगा। बुआ आदमी मांस खाता है, ठीक है, हम लोग मांस खाते हैं। चलो, तो आदमी मांस खाता, ये बात सही है, खाता है मांस। क्या सभी आदमी मांस खाता है? ये बात तो सही नहीं है, सभी आदमी नहीं खाता। उसी प्रकार से जलीय पौधा में जल परागण होगा, लेकिन सभी जलीय पौधे में जल परागण नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, चलो, और आप लोग पढ़े होंगे एक पादप, ध्यान देना, जलकुंभी और लिली के बारे में, या मुकुदनी, जल कुंभी, याद रखना। और दूसरा बोल रहे हैं मुकुदनी, जिसका हम लोग लिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिली। याद रखना, इस दोनों में जलीय पौधा है, इसमें खास करके याद रखना, ऑब्जेक्टिव में फंसाता है। ठीक है, जलकुंभी में कौन सा परागण होगा? जो बच्चे को ध्यान नहीं होता है, फर्स्ट चैप्टर में जलकुंभी के बारे में पढ़ते हैं कि जल में होता है, इसे बंगाल का आतंक कहते हैं, वाटर हाइसिंथ इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये जलीय पौधा है, जल में इसमें जल ही परागण होगा। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं है। इसमें बच्चे डाउट करते, इसमें डाउट करते, इसलिए याद रखना, जलकुंभी और मुकुदनी में जल परागण नहीं होगा। इनमें बोवारे वायु परागण या कीट परागण होगा। क्या होगा? वायु परागण, नहीं तो कीट परागण। इस दोनों से बच के रहना। ठीक है, जलकुंभी देखा, जल परागण लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जलकुंभी, मुकुदनी, इसको लिली भी बोलते हैं। ये दोनों पौधे में याद रखना जल परागण नहीं होता है, अर्थात इनमें या तो वायु परागण होगा, नहीं तो कीट परागण होगा। ठीक, चलो, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, इस फिगर को बाद में समझेंगे। पहले देखते हैं हम लोग जल परागण की विशेषताएं। ठीक है, किसकी विशेषताएं? जल परागण की विशेषताएं। देखना, सबसे पहले लिखा है जल परागित पुष्प छोटे, रंगहीन, सुगंधहीन तथा मकरंदहीन। अर्थात बच्चों इस पे देखो कि जो हम लोग वायु परागण वाला में पढ़े थे, किसमें? वायु परागण में विशेषता पढ़े थे, वही विशेषता इसमें भी है। पहला कि जल परागित पुष्प छोटे होते हैं ताकि आसानी से जल में तैर सके, रंगहीन होते हैं, सुगंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। क्योंकि बच्चों
वायु और जल, इस दोनों को ना तो सुगंध से मतलब है, ना रंग से मतलब है, ना मकरंद से मतलब है कि नहीं है। इसलिए देखिएगा, ये वाला चीज आपको एक वायु परागन में भी याद रख लेना है सेम टू सेम, और जल परागन में भी याद रख लेना है। पुष्प छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, सुगंधहीन होंगे, मकरंदहीन होंगे। ठीक, और दूसरा पॉइंट भी देखना एकदम, ये भी वायु परागन वाला ही हम लिखे हैं। ठीक है, इसका भी वर्तिका लंबी होती है। देखना, इसके फिगर में दिखाऊंगा, देखो इस फिगर में, इस फिगर समझेंगे। ये देखो वर्तिका है ना, ये वर्तिका लंबी होती है, जल की जो ऊपर की सतह होती है ना, यहां तक पहुंचती है, इसीलिए इसका भी वर्तिका लंबा होगा और वर्तिका चिपचिपा होगा। अर्थात देख रहे हैं, इस सब जितना भी आप देख रहे हैं, इस सभी बच्चों परागकण है, इसके बगल से गुजरेगा ना, इसमें जाके संपर्क में आएगा कि धमाक सट जाएगा। जब सट जाएगा तो ये छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वर्तिका क्या होंगे, चिपचिपा होंगे। यही बात हमने वायु परागन में भी लिखा था। चलिए, जल परागन और वायु परागन दो दो जो विशेषताएं आपको सेम सेम मिल गया, दोनों में काम चल जाएगा, है ना। इसकी भी वर्तिका लंबी होगी तथा वर्तिका अगर क्या होगा, चिपचिपा होगा, परागकण गुजरेगा तो मिल जाएगा। अब वह इस पे ध्यान देना, ये थोड़ा अलग है। ये क्या है, अलग है। परागकण हल्के तथा मोमी युक्त होते हैं। सर ये मोमी युक्त क्या होता है, सो बताइए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यदि कोई पादप या पुष्प या परागकण ही मान लो, यदि जल में रहेंगे तो वो क्या होंगे, सड़ जाएंगे, ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, गल जाएंगे, है कि नहीं, गल जाएंगे, और वो अधिक समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वहां परागन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो देखो नेचर क्या करता है, हर एक चीज के लिए उस प्रकार से उसको मॉडिफाई कर देता है कि नहीं है। इसीलिए इस परागकण वह मोम युक्त होता है। मोम समझ रहे होंगे, जब ये मोम का एक परत परागकण के ऊपर होता है तो वो परत पानी का प्रवाह पड़ने के लिए नहीं देता। अर्थात ये मोम युक्त जो परत होते हैं बच्चों, परागकण को नहीं तो गलने देते हैं, ठीक है, याद रखना। ये मोम युक्त जो लेयर होंगे परागकण के ऊपर, वो क्या करेंगे, परागकण को गलने से बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे और वर्तिकाग्र तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एक ही पॉइंट ये याद रखना, ठीक है। परागकण हल्के इसके भी होंगे और वायु परागन का भी हल्का होगा, लेकिन ये क्या होता है बच्चों, मोम युक्त। ये चीज पे बार बार मैं मोम युक्त बता रहा हूं क्योंकि यही परागकण को जल में गलने से बचाएगा और ये सही सलामत बिना गले, ठीक है, कहां तक पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। ये तीन विशेषताएं याद रखना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो थोड़ा इस फिगर को समझते हैं। देखो ये बेलिस्नेरिया है, याद रखना बेलिस्नेरिया में कौन सा परागन होगा, तो जल परागन होगा। अब देखो इसकी विशेषता के बारे में मैं बात करता हूं। ये बउआ देखना, सबसे पहले ये होता है एक लिंगी पादप, ये याद रखना। बेलिस्नेरिया क्या लिंगी पौधा है, एक लिंगी, इस बात को सबसे पहले ध्यान देना। क्या लिंगी है, एक लिंगी। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कि बेलिस्नेरिया कितने लिंगी बउआ, तो हाँ चलो, मंकेश गौतम टेलीग्राम, चलिए बहुत बढ़िया, आपको जवाब मिल गया, सफलता प्लस। और बउआ देखना, जब टेलीग्राम को डाउनलोड करोगे सफलता प्लस, ये देख रहे हो मेरे पीछे में लोगो, ऐसा लोगो आपको मिलेगा उस पे, बस इसी में जाके आपको क्या कर देना है, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और आपको वहाँ बायोलॉजी का कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ पीडीएफ भी मिलते रहता है। तो आज थोड़ा एग्जाम था मैडम का, इसीलिए उनको लेके हम थोड़ा एग्जाम सेंटर पे चले गए और वहाँ धूप अत्यधिक था, तो हम लोग खुद वहाँ कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, तो फिर क्वेश्चन बना नहीं पाए हम, इसीलिए आज के लिए सॉरी, फिर हम कल डालेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग कंटिन्यू उसको डाउनलोड कर ही लीजिए, सफलता प्लस करके है, और देख लीजिए ऐसा वाला लोगो मिलेगा, ठीक। आइए, तो याद रखना जो बेलिस्नेरिया है वो कितने लिंगी पौधा, एक लिंगी। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं
ये बउआ ये मादा पुष्प है, तो ये नर पुष्प है, सॉरी नर पादप है। ये मादा बेलिस्नेरिया और ये नर, दोनों एक लिंगी अलग अलग। इसकी जो खासियत होती है वो ध्यान देना। ये आप जो देख रहे हैं वर्तिका, ये भी देख रहे हैं वर्तिका, ये भी वर्तिका, ये वर्तिका पानी की सतह तक, याद रखना, यहां देखो, यहां देखना, ये पानी की जो सतह है ऊपर की, ठीक है, यहां आके ये स्टे हो जाएगा, ठीक है, यहां तक, ठीक है, यहां तक। इस प्रकार से देखना, 1 2 3 4 है सब यहां। अब सर, यदि मान लीजिए सर पानी का स्तर नीचे हो गया, पानी का स्तर क्या हो गया, नीचे हो गया, यहां आ गया, अब क्या होगा, पानी का नीचे सर ये हो गया, अब क्या होगा, अब तो ये ऊपर हो गया सर। अब तो परागकण तैरते तैरते यहां आएंगे, ये तो ऊपर हो गया, कैसे परागन होगा। तो याद रखना इसके पास ये भी प्रॉपर्टी होती है, पानी का स्तर नीचे आएगा तो ये भी इसका जो वर्तिका है वो फिर से ऐसे घूम के नीचे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएंगे। यदि मान लो बढ़ के ऊपर चला गया, यहां पानी का स्तर आ गया, ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये भी यहाँ तो बढ़ जाएंगे। तो याद रखना कि जो वर्तिकाग्र होते हैं और नीचे का जो वर्तिका होता है वो, ठीक है, पानी के स्तर को बनाए रखता है। पानी का स्तर बढ़ेगा तो ये यहाँ से फ्री होंगे, ऊपर चले जाएंगे, पानी का स्तर घटा नीचे आ जाएंगे। तो याद रखना बेलिस्नेरिया का जो वर्तिकाग्र होता है अपने वर्तिका की सहायता से पानी स्तर को बनाए रखते हैं, ऊपर उठेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा तो नीचे जाएगा, ठीक। अब ये रहा, ठीक है, नर वाला भाग, ये परागकोश होते हैं। जब परागकोश परिपक्व होते हैं, अर्थात इसके अंदर परागकण जो है वो परिपक्व होते हैं, तब बउआ क्या होता है, ये यहां से अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग होने के बाद ये ऊपर आके पानी की सतह पर फ्लोटिंग करना शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है, और तैरने के क्रम में ही यहाँ इनका जो है संपर्क वर्तिकाग्र से होगा, हो गया परागन। और इसमें आपको बतेबे किए हैं वर्तिकाग्र क्या है, चिपचिपा होता है, परागकण को कैच करवा लेता है। इस प्रकार से बेलिस्नेरिया में जल परागन होता है। कोई सवाल पूछ दे बच्चों कि बेलिस्नेरिया में जल परागन कैसे होता है, तो सबसे पहले लिखना है कि बेलिस्नेरिया एक जलीय पौधा है जो कि एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर पादप अलग और मादा पादप अलग होते हैं। तो मादा पादप का जब वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है तो वो वर्तिका के माध्यम से सहायता से पानी के स्तर को बनाए रखता है, और जब परागकोश के अंदर परागकण परिपक्व होते हैं तो परागकोश, ठीक है, अपने पादप से अलग होकर पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तैरने के क्रम में परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं और उनका वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, जिसके कारण परागकण उसके आके चिपक जाते हैं, और इस प्रकार से बेलिस्नेरिया में परागन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अर्थात अभी हम लोग बच्चों ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को खत्म कर लिए। किस वाले पार्ट को खत्म कर लिए, अजैविक। ये जो अजैविक था इस पार्ट को हमने क्या किया, खत्म कर लिया। अब बचा हुआ है जैविक वाला पार्ट, ये हम लोग करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। हम लोग परागन, जो बच्चे परागन का क्लास नहीं किए हैं, ठीक है, परागन का क्लास नहीं किए हैं, वो बच्चों जाके लेक्चर वीडियो डाल दिए हैं, वो देख लेना परागन का। और स्वाति प्रिया बोली सर इसको थोड़ा जूम कर दीजिए ना, चलो तनी देख लो, जूम कर देते हैं। तो जूम तो है ही बच्चों ये, फिर भी यही वाला जूम करने बोली थी, ये वाला, ये तो डिफिनीशन तो तुम कर ही लेगी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। लो, या नीचे वाला देखना है तो भी देख लो, ठीक।
चलो देख ली। चलो हो गया। यदि मान लो मेरा स्क्रीन जूम कम दिखता है तो अपना फोन भी जूम कर लिया करो। फिगर, चलो फिगर लो, लो फिगर जूम, जूम कर देते हैं। आ याद रखना ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये वर्तिका है इसका, ये मादा है और ये नर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं क्लास यहाँ समाप्त करूं। आज यहाँ क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आप लोग इसको तैयार करके रखिएगा, ठीक। चलिए जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, प्रॉपर तैयारी कीजिए। और यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने जितने भी साथी जौराती जो क्लास 11th 12th में हैं उनको जरूर बताइए, ठीक है, वो लोग भी इसका फायदा उठा सके, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, गुड बाय और गुड नाइट भी।